हेलो वेलकम एवरीवन। तो आज जो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। इसमें जो फर्स्ट है कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग, डेफिनेशन क्या है लिविंग की। तो लिविंग की डेफिनेशन जो है वो कुछ कैरेक्टर्स को शो करना चाहिए, जैसे कि उसके अंदर ग्रोथ होना चाहिए, वो रिप्रोड्यूस करना चाहिए, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने सेंस जो इन्वायरमेंट है उसको सेंस कर सके। ठीक है, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, ये कैरेक्टर्स हैं एक लिविंग के। कुछ और यूनिक फीचर्स हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, सेल्फ रिप्लिकेट करना चाहिए, सेल्फ ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ठीक है, तो ये टिपिकल डेफिनेशन है एक लिविंग की। इसके अलावा जो है एक ऑर्गेनिज्म लिविंग, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है। तो ग्रो दो तरीके से हो सकता है, या तो उसका नंबर इंक्रीज इन नंबर हो, या तो नंबर जो इंक्रीज इन मास हो उसका। तो ये दो पॉइंट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है कि उनका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ये तो इम्पोर्टेंट है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो तो करते हैं, ठीक है। और उनके जो है उसके अंदर इंक्रीज इन मास होना चाहिए। ग्रो दो तरीके से हो सकता है, तो इंक्रीज इन मास हो और या तो हो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये जो दोनों है ये तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है किसके, ट्विन कैरेक्टर्स हैं ग्रोथ के। ये दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, ग्रोथ के। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसकी बात करें, जैसे कि प्लांट्स हो गए, उसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। हम लोग के अंदर जो हम लोग हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। जैसे कि अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में सेल डिवीज़न जो है उनके पूरे लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ चलता ही रहता है, ठीक है। बट अगर एनिमल की बात की जाए तो जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक ही होती है। बट सेल डिवीज़न तो उनके में भी पूरे लाइफ, पूरे क्या नाम है, लाइफ में होता है। बट इनमें क्या होता है एनिमल्स में, कि जब ज़रूरत होती है, जब कोई सेल डैमेज हो जाता है उसको रिप्लेस करने के लिए सेल का डिवीज़न होता है, ओके। बट प्लांट्स में ये थ्रू ऑफ लाइफ चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो उनके पूरी लाइफ चलती रहेगी। पर ह्यूमंस में क्या एक सर्टेन ड्यूरेशन होता है, सर्टेन एज होती है, उसी तक ही क्या होता है, ग्रोथ होती है उनके अंदर, ठीक है। सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज लॉस्ट, ये तो बता ही चुका मैं आपको। जैसे यूनिसेलुलर में बात की जाए तो यूनिसेलुलर जो है वो ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर क्या था कि वो ग्रो नहीं कर, वो ग्रो कर रहे थे सेल डिवीज़न से। उनकी लाइफ में जो पूरी लाइफ स्पैन थी उनकी डिवीज़न ही चलता रहता था किसमें, प्लांट में। एक सर्टेन एज तक किसमें चलता है, एनिमल्स में। और अगर यूनिसेलुलर की बात की जाए तो यहाँ पे भी ग्रोथ क्या है, वो सेल डिवीज़न से ही है, ठीक है। वन कैन ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर की, अगर विट्रो कल्चर किया जाए माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आप आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद बात की जाए कि मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स जो हम लोग आते हैं, ठीक है, मैमल्स वेमल्स, ये जो हायर एनिमल्स हैं, और प्लांट्स की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। कहाँ से, मेजॉरिटी में जो है हायर एनिमल्स और प्लांट्स में जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब साथ में, यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ में नहीं हो रहा है। रिप्रोडक्शन क्या है, वो पूरे लाइफ में एक टाइम आता है तभी होता है। तो ग्रोथ क्या है, पूरी लाइफ चलती रहती है प्लांट्स में और एक सर्टेन एज तक चलती रहती है एनिमल्स में, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर बॉडी मास बढ़ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। अगर जो है ग्रोथ हो रही है, अगर बॉडी मास में इंक्रीमेंट आ रहा है तो हम उसको ग्रोथ कहेंगे। कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आप कह सकते हैं कि ग्रोथ होती है, जैसे कि अगर बात की जाए माउंटेन्स की, ठीक है, और सैंड ड्यून्स की, ये इन सब में क्या होता है कि इन सब की साइज़ बड़ी या छोटी हो सकती है। बस माउंटेन्स की साइज़ क्या है, उस पर और डिपोजिशन हो जाएगा तो माउंटेन का मास बढ़ जाएगा, तो मतलब उसमें भी ग्रोथ देखी जा रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस काइंड, तो जो ये ग्रोथ है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसमें क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल हो रहा है। मतलब इसकी सरफेस पे और सामान हम डालते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रही है, इसकी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रोथ है वो आउटसाइड से, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनसाइड से होती है और जो नॉन लिविंग है उसके अंदर आउटसाइड से हो रही होती है, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे एक चीज़ हमें पता चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ग्रोथ जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और लिविंग से ऑर्गेनिज्म, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रोथ जो है हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों है, ह्यूमंस, देखिए कैरेक्टरिस्टिक को एक और वर्ड होता है, वो होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, वो होते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं
सॉरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के कुछ पॉइंट होते हैं जो वो फॉलो करते हैं, तभी हम उसको कहते हैं कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो वो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होनी चाहिए, नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए। मतलब वो नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और लिविंग में होनी चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब क्या हुआ, अगर वो प्रॉपर्टी लिविंग में है तो वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। दूसरा, अगर वो है तो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो कि सभी लिविंग में है बट कुछ ऐसे लिविंग होते हैं जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी जो है नहीं होती, तो हम उसको कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, डिफाइनिंग नहीं कहेंगे। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी होती है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो विदाउट एनी एक्सेप्शन और नॉन लिविंग में एब्सेंट हो। ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो सभी में है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, पर उसमें क्या है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ है, इसीलिए हम उसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं, ना कि डिफाइनिंग फीचर। तो ग्रोथ याद रखिएगा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, वो भी एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैं ये वाला पॉइंट आपको बताता हूँ क्यों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखिए, ह्यूमंस में तो मतलब एनिमल्स में तो रिप्रोडक्शन होता है, मैं मानता हूँ, और नॉन लिविंग में नहीं होता है। ठीक है, ये भी मानता हूँ मैं, बट क्या है, एक्सेप्शंस है। मतलब लिविंग में एक्सेप्शन है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, जैसे स्टेराइल मैन, स्टेराइल फीमेल्स, इन सब के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये लिविंग है, तो ये क्या हो गया, डिफाइनिंग नहीं हो गया, ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, रिप्रोडक्शन रिफर्स करता है उनके प्रोजिनी, ठीक है, सिमिलर और डिसिमिलर हों पर उसके पेरेंट्स के प्रोजिनी होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस हुई है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, ये सब आपको सब पता ही है इसके बारे में, जो ये आगे जो भी बताया जाएगा ये सब आगे आपने पढ़ा ही हुआ है। प्लेनेरिया का एग्जांपल आप जानते हैं, प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है। एग्जांपल याद रखिएगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रीजनरेशन हो रहा है। चारों ऑप्शन में से अगर प्लेनेरिया है तो प्लेनेरिया इज द राइट आंसर, कुछ भी नहीं देखना है। रीजनरेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है एक एनिमल के अंदर है वो प्लेनेरिया है। हाइड्रा के अंदर भी होती है, बट अगर ऑप्शन में प्लेनेरिया है तो प्लेनेरिया टिक कीजिए, बिना कोई और ऑप्शन मत देखिए। ठीक है, इसके बाद जो है इसके अंदर कोई भी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो, अच्छा आप कह सकते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके यहाँ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों ही एक साथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नोटिस दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी, ठीक, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। और जो मैंने कहा था कि नॉट जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते वो जैसे म्यूल हो गए, स्टेराइल वर्केड बीज हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ये सब प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से क्या हो गई, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें लिविंग में क्या है, एक्सेप्शंस हैं। इसके बाद है जैसे कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, एक डिफाइनिंग फीचर है। याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। अभी तक हमने ग्रोथ पढ़ा, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, वो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और मेटाबॉलिज्म ये हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। ठीक है, अगर वो छोटे से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, सबके अंदर कुछ ना कुछ छोटी से छोटी केमिकल रिएक्शंस होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है। इंसान को जीवित, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए वो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो गई। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, किसी में ये ना हो। नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, आपको भी पता है, क्या उनको कोई तरह का उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है एनर्जी के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, और जो लिविंग है उसके अंदर कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो हेंस सेलुलर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इन लोगों ने नहीं लिखा है, देखिए ये लिखा है, हेंस मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, इसके बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जानते हैं आप सभी लोग क्या है, सेलुलर छोटा से छोटा एनिमल और वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, तो वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, छोटे से छोटे सेल से बना हुआ है। मोस्ट ऑब्वियस द टेक्निकल कॉम्प्लिकेट फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सराउंड द, ठीक है, ये पूरी चीज़ें उसी के बारे में लिखी हुई थी। ये जो है, अब मैं ये वाला जो पार्ट है इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला आपको पता चल गया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सभी लिविंग में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सेल, टिश्यू के बाद क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, ये सब में होता है।
सेल भी अगर है, अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर छोटा से छोटा पार्ट सेल तो होगा ही होगा, ठीक है, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। और नॉन लिविंग के अंदर सेल नहीं प्रेजेंट होता। तो इसी तरह से पता चल गया क्या गया, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ना भी याद रखिएगा, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, सो तो ये कॉन्शियसनेस क्या है कि हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में क्या है। जैसे कि आप प्लांट भी जाते हैं, एक प्लांट है जिसको टच करने से वो तुरंत बंद हो जाता है, तो उसको लोकल लैंग्वेज में छुई मुई कहते हैं। क्या होता है उसके अंदर, जैसे ही आप टच करेंगे वो प्लांट जो है अपने आप ही जो उसके लीव्स हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो और कुछ देर बाद जब तक वो, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और फोटो पीरियड होता है प्लांट्स में। आप बोलेंगे प्लांट तो हिल नहीं सकते आप टच करोगे तो, पर उनके अंदर फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियडिज्म होता है। जब तक लाइट रहती है तब तक उसको फोटोसिंथेसिस, ये सब चीज़ें, वो क्या नाम है, आप जानते हैं मोनोकॉट जो है अपना किस तरह से वो कर लेता है। तो ये सब क्या चीज़ है? ये सब कॉन्शियसनेस है, ठीक है। अब अगर बात की जाए ह्यूमंस में, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ह्यूमंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? हम यहाँ बैठे बैठे लंदन की बातें सोच सकते हैं। तो ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर प्रॉपर्टी है, और किसी लिविंग के ऑर्गेनिज्म, क्या डॉगी आपका कहीं और सोच सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ ह्यूमन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, इसके बाद आप क्या कहेंगे? एक आदमी जो कोमा में है, जिसके मशीन्स ने उसके हार्ट और लंग्स को क्या नाम है, सपोर्ट दे रहा है, वर्चुअली सपोर्ट पे है वो मशीन के, तो क्या हम उसको कहेंगे लिविंग? तो वो क्या है? एक ब्रेन डेड है, उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेन डेड है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस की नहीं है उसके अंदर। तो हम वो पेशेंट हो सकता है कि वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए, और हो सकता है कि नॉर्मल लाइफ में वापस ना आ पाए। तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ तो लिविंग की हो रही है, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये सब तो हो रहा है, ठीक है। तो आप, ये आपके ऊपर है कि आप उसको क्या मानते हैं। उसके अलावा इस पार्ट में मेरे को ऐसा नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसमें नहीं है, ये सब चीज़ें आगे आपको फिर पता चलेंगी। इसके बाद आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब आप जानते ही हैं कि अभी तक हमारे जो डिस्कवर्ड नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन, ये डिस्कवर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म हमें मिले हैं वो सब हैं, उन सब की क्या है? उसका मतलब हमें उसका नाम देना है। ऐसा नोमेनक्लेचर क्यों करते हैं हम लोग? उसको नाम क्यों देते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे हैं, अगर आप यूएस में जाएंगे तो यूएस में हो सकता है कि हमारे यहाँ जैसे हिंदी में हम उसको शेर कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको लायन कहते हैं। तो हो सकता है कि किसी कंट्री में होगा वहाँ पे और कुछ कहते हो। तो अगर आप आपको उसको बताना है कि भाई मैंने शेर देखा, तो आप बता ही नहीं पाओगे, वो तो समझ ही नहीं पाएगा। उसको ना लायन के बारे में पता है, ना शेर के बारे में पता है, उसको अपनी लैंग्वेज में पता है। तो फिर इसीलिए साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया कि पूरे वर्ल्ड में जो है एक ही नाम ऐसा कर दिया जाए जो पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन रखा जाए, उसी को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसीलिए हमने शेर का नाम क्या कर दिया? पैंथेरोलियो कर दिया। तो उसका क्या होगा? पैंथेरोलियो इसका साइंटिफिक नेम हो गया, जो पूरे वर्ल्ड में सेम है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक। जो नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद क्या है? हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि भाई ये एनिमल है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इसको इस ग्रुप में डालना है, इसके अंदर ये चीज़ें, इसके अंदर ये ग्रुप में डालना है। तो वो क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो ये सब काम जो है, जो प्लांट्स का होता है, उसको जो साइंटिफिक नेमिंग है, या उनके अंदर जो प्रिंसिपल है, क्राइटेरिया है, ये सब कौन डिसाइड करता है, प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN इसका फुल फॉर्म आ सकता है, या कह सकते हैं प्लांट में साइंटिफिक नेम और उनके प्रिंसिपल क्राइटेरिया को कौन करता है, तो हमें ये बताना पड़ेगा, ICBN। इसी तरह एनिमल्स का जो टैक्सोनॉमी का काम करता है वो कौन होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो नोमेनक्लेचर करता है जियोलॉजिकल मतलब एनिमल्स का, वो उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। एक जो हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसके अंदर क्या होता है? एक जेनेरिक नेम होता है और एक होता है स्पेसिफिक नेम, ठीक है। स्पेसिफिक इरेप्टिक मतलब एक होता है जीनस का नेम और एक होता है स्पीशीज़ का नेम। ये नेमिंग का जो सिस्टम है इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसके बाद जैसे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करें, जैसे कि हमारा बहुत फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो। मैंगो की अगर बायोलॉजिकल नेमिंग करी जाएगी तो उसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी याद रखिएगा। ये जितने 4 पॉइंट हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं और बनते आए हैं। याद रखिए कि अगर बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं तो वो जनरली क्या होता है? लैटिन में होता है, और रिटन किस में? इटैलिक में। जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं और लिखे जाते हैं इटैलिक्स में, ठीक है।
इसके बाद द फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का, वो होता है, तो जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का वो होता है जीनस का। फर्स्ट नेम जो होता है वो होता है जीनस का, और जो दूसरा होता है वो होता है स्पेसिफिक, मतलब स्पीशीज़ का नेम होता है। पहला होता है जीनस का नेम, दूसरा होता है स्पीशीज़ का नेम। अगर दोनों को अगर हाथ से लिखें हम लोग, अगर दोनों बायोलॉजिकल नेम को जैसे कि जीनस और स्पीशीज़ के नाम लिखेंगे, अगर हैंड रिटन लिखेंगे तो हमें उसको स्पेसिफिक क्या नाम है, पहली बात क्या करना पड़ेगा, सेपरेट अंडरलाइन करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये लिखा है, ठीक है, ये सोचिए हम लोगों ने उसको लिखा किसमें, हैंड रिटन लिखा, तो हमें पहले जेनेरल नेम को अंडरलाइन करना पड़ेगा, फिर स्पीशीज़ नेम को अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो लिखा जाता है, ये लिखा है हैंड रिटन, और अगर टाइप किया जाएगा, जैसे कि ये टाइप हुआ है, ये जो PDF है टाइप हुआ है, इसे जब टाइप किया जाएगा तो ये प्रिंट किया जाएगा, तो ये प्रिंट किया जाएगा इटैलिक, ठीक है, इंडिकेट। और ये जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं इसी से पता चलता है कि ये लैटिन ओरिजिन है, ठीक है। तो ये पहला याद रखिएगा कि ये जनरली लैटिन में होता है और इटैलिक्स में लिखा जाता है। पहला नेम जीनस का होता है, दूसरा नेम स्पीशीज़ का नेम होता है, और अगर इसको हम लोग हाथ से लिखते हैं तो सेपरेट अंडरलाइन करना पड़ेगा, और अगर प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में इटैलिक आइकन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। पहला वर्ड जो होता है कैपिटल होता है जो जीनस का होता है, और स्पीशीज़ का नेम का पहला वर्ड जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे जो बताई जाएगी कि लास्ट में जिसने इसको डिस्कवर किया है उसके स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स लिखे जाएंगे। जैसे कि इसको लीनस ने, कार्लस लीनस ने किया था, इसीलिए मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखते हैं, LIN, ये देखिए, ठीक है। तो लिन जो है वो नहीं लिखना है इटैलिक्स में, हमें सिर्फ इटैलिक में उसके नाम लिखना है, क्या नाम है किसका, जेनेटिक का नाम लिखना है, और स्पीशीज़ का नाम इटैलिक में मतलब टाइप किया जाता है, और जो लिन है ये उस साइंटिस्ट का नाम बताया जा रहा है कि ये लिनस ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, हर को एक कन्वीनियंट ग्रुप में क्या होता है डालना, को उसके ऑब्जर्व किए हुए कैरेक्टर्स से उनको एक ग्रुप में डालना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक ये जो पार्ट है मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये सब पूरा बताया हुआ है कैट डॉग्स के बारे में, कैसे कैसे उनको उनके एक्सटर्नल उनके वो सब देख के उसको मैमल्स में डाला गया, या वीट को किस में डाला गया, प्लांट को किस में डाला गया, इसे मैमल्स को किस में डाला गया, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब क्या होता है, यहाँ पे देखो, साइंटिफिक टर्म इज़ फॉर दिस कैटेगरीज इज टेक्सा। ये जो कैटेगरीज हैं, मैमल्स, वीट, उसके बाद कैट, डॉग, ये सब क्या है, ये सब क्या है, टेक्सास है, क्योंकि ये क्या है, साइंटिफिक टर्म्स है फॉर दिस कैटेगरीज। साइंटिफिक टर्म अगर एक इन कैटेगरीज का, ये जो कैटेगरी कहेंगे ये कैट की कैटेगरी है, ये मैमल्स की कैटेगरी है, ये डॉग्स की कैटेगरी है, तो ये इसको हम टेक्सा कहते हैं कि ये डॉग का टेक्सा है, ऐसा ऐसा, ठीक है। और जो टेक्सा आर इंडिकेटेड कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल। जैसे कि अगर प्लांट का हम लोग टेक्सा की बात की जाए तो उसमें वीट के अंदर क्या है, वीट इज, प्लांट भी एक टेक्सा है, प्लांट भी एक टेक्सा फॉर्म करता है, और वीट भी क्या है, फॉर्म्स ऑल्सो अ टेक्सा। सिमिलरली एनिमल और मैमल्स और डॉग ये सभी क्या है, टेक्सा है, ठीक है। बट यू नो दैट डॉग इज़ अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। और आपको पता है कि जो डॉग है वो एक क्या है, मैमल है, और मैमल्स क्या है, एनिमल्स। देयरफॉर एनिमल डॉग एंड एनिमल मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मैमल्स, एनिमल्स और डॉग जो है ये टेक्सा है पर एक डिफरेंट लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। जो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से हम उसको डिफरेंट टेक्सास में डाल सकते हैं, और यही जो क्लासिफिकेशन का है इसको हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल, ये सब क्या है, ये सब मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज़ है, इसी से होता है। हेंस क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ बेसिक टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमीज, ठीक है। हम क्या कहें, टेक्सोनॉमी क्या है, वो नॉट समथिंग न्यू, ये नया नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टेक्सोनॉमी अभी नया कुछ नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या है कि ये बहुत ही क्यूरियस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं,
तो उनको नेमिंग करना भी बहुत ज़रूरी है कि हमने किसी चीज़ को डिस्कवर कर लिया भाई, उसका नाम भी तो पता होना चाहिए सबको। तो उसको क्या है, टैक्सोनॉमी हो गया हमारी, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या होगी, पहले वो क्या करो, कैरेक्टराइज करो कि भाई इसके अंदर ये फीचर्स ये फीचर्स हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ किस में डाला जाएगा, फिर उसका क्लासिफिकेशन करो, फिर नोमेनक्लेचर करो। यही क्या है, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी है। ह्यूमन बीइंग सिंस लॉन्ग डू नॉट ओनली इंटरेस्ट इन नोइंग द अबाउट द डिफरेंट काइंड, ठीक है। इसके बाद एक और ब्रांच आती है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, सब चीज़ होता है, बस इसके अंदर एक चीज़ और आ जाती है, वो होता है उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। टैक्सोनॉमी ये देखिए यहाँ पे देखा है, सिस्टमैटिक टेक्स अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी क्या था, उससे उसके अंदर एक चीज़ नहीं थी, क्या चीज़ नहीं थी उसके अंदर, क्या था उसके अंदर, जो इवोल्यूशन का पार्ट है वो सब नहीं था, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स नहीं थे, इसमें बस फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स डाल दिए गए, इवोल्यूशन का पार्ट डाल दिया गया, ठीक है। लिनियस की एक बुक है सिस्टेमा नेचुरिया, ये जो है लिनियस ने बुक पब्लिश की थी इस नाम से, ठीक है। सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इन आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सब चीज़ अंदर यही आ जाएगा। इसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आ जाते हैं। टैक्सोनॉमी जो है, क्लासिफिकेशन इज़ नॉट सिंगल स्टेप। क्लासिफिकेशन क्या है, उसके अंदर एक सिंगल स्टेप नहीं है कि भाई ये किया और ये डाल दिया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर नंबर्स ऑफ तरीके के, मतलब क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं, उसको फॉलो करते हुए हमें क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो जो ये होता है कि कैटेगरीज जो होता है, ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सॉन क्या होता है, जो रैंक्स होती हैं, ठीक, उसको हम लोग टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब में इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ सब बताया हुआ है स्पीशीज़ के बारे में, जैसे कि मंजीफेरा इंडिका, पाथ्रियो, लियो। तो ये लियो जो है, ये इंडिका जो है, ये इंडिका जो है वो क्या है, मैंगो की स्पीशीज़ है। सोलिनम ट्यूबेरसम किसके है, पोटैटो है। लियो लायन, मैंने बताया था ना, पैंथेरो लियो। तो पैंथेरो जो है जीनस है, तो ये पैंथेरो के अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं, जैसे कि लियो आ जाएगी, लेपर्ड आ जाएगा, ठीक है, और टाइगर आ जाएगा, टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये सब के अंदर क्या है, पैंथेरो के अंदर आ जाएगा। इंडिका, ट्यूबरस और लियो जो है, ये तीनों जो है ये स्पेसिफिक स्पीशीज़ को दिखाते हैं। और जो स्टार्टिंग के 4 वर्ड थे, मैंजीफेरा, सोलोनेसी और पैंथेरा, ये सब जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, टैक्सॉन है, हाई लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, सब टैक्सॉन है हाई लेवल की। स्पीशीज से हाई लेवल क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये हो गया आपका जीनस, जो भी मैंने बताया, पैंथेरोलियो, पैंथेरोपार्डस, ठीक है, और पैंथेरोटिग्रिस। तो लायन का लियो हो गया लियो, लेपर्ड का हो गया पार्डस, और टाइगर क्या होगा, टिग्रिस, ठीक है। और ये सब जो है, पैंथेरो जो है ये टाइगर जो कैट की पूरी क्या होती है, फैमिली होती है। तो फिलिस जो है ये कैट की फैमिली है, जिसके अंदर ये टाइगर्स भी आ जाएंगे, जो घर की कैट होती है वो भी सब आ जाएंगी, वो सब एक ही फैमिली में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये फैमिली हो गई, फिलिस जो है, फिलिडी, ये कैट की फैमिली हो गई, और कैनाइन जो होते हैं, ठीक है, वो डॉग की फैमिली हो गई, ठीक है। ये रहा कैनिडे जो है डॉग की होगी, और फेलिडे जो है वो 2 डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, ये कैट की फैमिलीज है, और कैनिडे जो है वो डॉग की फैमिली है। इसके बाद ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, उसके बाद क्लास आ जाता है, उसके बाद फाइलम आ जाता है, उसके बाद किंगडम आ जाता है। देखिए स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लासिफिकेशन। क्लास, फाइलम जो होता है वो एनिमल्स में होता है, डिवीज़न जो होता है वो प्लांट्स में होता है, किंगडम। ये जो है लाइन से याद रखिएगा, आगे पीछे करके इसका सीरीज़ में भी क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुछ पार्ट नहीं हुआ है। तो उसके बाद ये वाला जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये डिफरेंट चीज़ दे देगा, इसमें बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैमिली। तो प्रिमेटेड्स दे देगा, पोएसी दे देगा, फिर म्यूका दे देगा, और मोनोकोटिलेडन्स दे देगा। तो आपको किस पीओसी को टिक लगाना होगा। तो इस पूरे चार्ट को ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है टैक्सोनॉमिक एड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्सोनॉमिक एड्स, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पहला आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, इसमें हमें जो होता है, हर्बेरियम स्टोर हाउस होता है, कलेक्टेड प्लांट स्पीशी, और उसको ड्राई किया जाता है, और उसको एक शीट के ऊपर प्रिजर्व कर लिया जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये क्या करता है, प्लांट को करता है, ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, और प्रिजर्व कर लेते हैं उसको एक शीट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ नहीं बनेगा, बस ये हमारा क्विक टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन याद रखिएगा, ये XC2 कंजर्वेशन है। कौन सा है, XC2 कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर जो है
इकोलॉजी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो ये कौन सा है, एक्स-C2 कंजर्वेशन है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम दे रखे हैं, वो याद करना होगा, जैसे कि फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यों, ये सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है पूरे वर्ल्ड का। उसके बाद इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है। ये 3 जो है याद रखिएगा, ये तीनों में से इनकी जगह पूछ सकता है कि कहाँ पे है। इसके बाद म्यूजियम्स आप जानते हैं, आप जा भी चुके होंगे। म्यूजियम्स में क्या होता है जनरली, ये देखिए, मतलब बॉटनिकल गार्डन के अंदर आता है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, हेर्बेरियम के अंदर डेड प्लांट होता है, एक शीट पे कलेक्ट किया जाता है, और बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होता है, उसको एक एरिया के अंदर क्या नाम है कलेक्ट किया जाता है, लिविंग प्लांट्स होते हैं। इसके बाद म्यूजियम जो होता है, इसमें डेड प्रिजर्व एनिमल्स के स्कल उनको जार के अंदर प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो इसको एक केमिकल होता है, उसके अंदर डाल के इसको प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जियोलॉजिकल पार्क, जूस आप गए होंगे, ये भी एक्स-C2 कंजर्वेशन है, ठीक है। वहाँ से कहीं से एनिमल्स को उठा के एक जू में डाला जाता है, और उसको हम लोग पसंद करते हैं वहाँ पे जाके। उसको क्या होता है, वहाँ पे जूस में एनिमल बहुत दिनों तक रह सकते हैं, क्योंकि उनको क्या एडवोकेट अमाउंट ऑफ खाना वाना पानी वानी सब टाइम से दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स होते हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं। ये सब देख रहे हैं हम, डिफरेंट क्या है, ये डिफरेंट क्या है, ये सब डिफरेंट, यस। जूस के एक फोटो से आप क्या होंगे तो आपको बताइए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है की। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। की क्या है, एक टेक्सोनॉमिक एड है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटीज, ठीक है। इसमें ये टेक्सोनॉमिक एड क्या है, इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन होता है प्लांट एनिमल का बेसिस ऑन देयर सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। इसके अंदर की, ये आर द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी याद कर देख लीजिएगा। क्या डायरेक्ट यहाँ लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। Keys are based on the contrasting characters generally in pair called couplet, ठीक है। और इसमें और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक है, नहीं और कुछ भी नहीं है, ये रहा एक, each statement in the key is called lead, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाएगा लाइन और डैश कर देगा, और आपको चारों में से एक ऑप्शन ढूंढना होगा। इसके बाद ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिए। ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी यहाँ से अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने के चांसेस हैं, तो वो अगर कहीं से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे तो वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके बताऊंगा, आप सुनते जाइएगा। इसके अंदर फ्लोरा होते हैं, पहला, ठीक है। इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर पहला है फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा। इसके बाद होता है मैनुअल्स, ठीक है। इसके बाद होता है मोनोग्राफ्स, इसके बाद होता है कैटलॉग्स, ठीक है। ये चारों के बारे में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है कि फ्लोरा जो होता है वो हमारे हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन लिविंग प्लांट के करता है, ठीक है। एक एरिया के अंदर गिवन जो एक एरिया के अंदर जो प्लांट का हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कौन आइडेंटिफिकेशन करता है, वो किसके उसमें आता है, वो आता है फ्लोरा के अंदर आता है। इसके बाद जो है हमारा जो एक एरिया के अंदर, और ये हमें इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़ बताता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इसके बाद आता है मैनुअल्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है हमें, इट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। एक एरिया के अंदर जो स्पीशीज़ मिलती है उसके बारे में हमें कौन बताता है, मैनुअल बताता है, याद रखिएगा। कौन बताता है, मैनुअल बताता है। एक इन्फॉर्मेशन देता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग इन एन एरिया, एक गिवन एरिया के अंदर। मोनोग्राफ, मोनो मतलब आप जानते हैं वन, इसका शॉर्ट ट्रिक जो है यही है कि मोनो मतलब वन। एक टैक्सॉन के बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देता है, मोनोग्राफ देता है। कौन देता है, मोनोग्राफ देता है। मैनुअल क्या करता है, एक एरिया में मैनुअल क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्पीशीज़ का एक एरिया के अंदर, ठीक है। फ्लोरा क्या है, वो हमें हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट बताता है, ठीक है। ये जो 1 2 3 यहाँ पे 3 दे रखे हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कैटलॉग के बारे में यहाँ पे नहीं दे रखा है क्या, ठीक है। कैटलॉग के बारे में नहीं देखा है, कैटलॉग का मतलब भी आप यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, वो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक। तो ये जो चैप्टर था यहाँ पे बहुत यहीं पे फिनिश होता है। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वो एक इस पार्ट से है, ठीक है। उसके बाद एक इस पार्ट से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये ऊपर दिए गए भाई सारे ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और इसके बाद क्वेश्चन बनने के चांसेस बॉक्स से था, जीनस स्पीशीज़ वाला, और नहीं तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वाला जो प्रॉपर्टी था वहाँ से था, ठीक है। तो इसी तरह ये चैप्टर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।